तो अब बारी आ चुकी है जब चुनाव में उतरने से पहले दलों को हर इलाके के चुनावी गणित को साधना बड़ा जरूरी हो गया है। हर वर्ग को साधना पड़ेगा, हर वर्ग की जरूरतों का ध्यान रखना पड़ेगा और अगर कहीं उपेक्षा हुई है तो खास डैमेज कंट्रोल करना पड़ेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीति के साथ में चुनावी मैदान पर अब साफ साफ दिखने लगे हैं कि वो क्या कर रहे हैं। चुनाव से पहले जनाधार को बढ़ाने के लिए पार्टी के दिग्गज नेता अलग अलग इलाकों के दौरे पर हैं, उन इलाकों के संबंध में बड़े आयोजन कर रहे हैं। और इसी क्रम में प्रधानमंत्री मोदी मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। पंचायत सम्मेलन में शिरकत करने के साथ प्रधानमंत्री विंध्य को करोड़ों की सौगात देने वाले हैं। जाहिर है कि बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी के अलग विंध्य प्रदेश की मांग से जो राजनीतिक उथल पुथल और कठिन हालात रहे उससे उबारने की कोशिश करने वाले। अब सवाल ये क्या पीएम का ये दौरा बीजेपी को इस इलाके में जीत दिला पाएगा? पहले एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर इस पर खुलकर चर्चा करेंगे। तुम मुझे 30 दे दो, मैं 30 के दम पर 2024 के अंदर मध्य प्रदेश करा के आप सबके हवाले कर। एन चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की सियासत में पृथक विंध्य का शोर फिर सुनाई दे रहा है। 17 से बीजेपी विधायक नारायण त्रिपाठी इसके सबसे बड़े अगुवा बने हुए हैं। बीजेपी विधायक ने पार्टी से बगावत कर नई पार्टी के गठन का ऐलान भी कर दिया है। बीजेपी अब तक नारायण त्रिपाठी को लेकर कोई फैसला नहीं ले सकी। ऐसे में पीएम मोदी 24 अप्रैल को विंध्य के दौरे पर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि पीएम मोदी के दौरे के दौरान बीजेपी इस मुद्दे को शांत करने की कोशिश करेगी। बीजेपी प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत की तैयारी में जुटी है तो कांग्रेस भी इस पर निगाह बनाए हुए है। कई प्रकार की सौगातें आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ओर से मिली हैं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश उनका लगातार साधुवाद करती है, चाहे विंध्य हो या बुंदेलखंड, चंबल और ग्वालियर का अंचल हो या मालवा निमाड़ का, कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है। हर ओर प्रधानमंत्री जी मोदी सरकार लगातार मध्य प्रदेश को सौगातें दे रही है। अब शब्दों में अरबों की विकास की गंगा आप बहा दें, कुछ होने वाला नहीं है। सरकार बता दे कि उस विंध्य के विकास के लिए जिसने आप पर विश्वास किया था, आपने उस विश्वास का प्रत्युत्तर कितना दिया है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी विंध्य को कई विकास कार्यों की सौगात देंगे। हालांकि पार्टी लाइन से अलग नारायण त्रिपाठी की विंध्य प्रदेश बनाने की मांग से बीजेपी की मुश्किलें बढ़ गईं। ऐसे में विंध्य की बिसात जीतने बीजेपी ने अपने सबसे बड़े चेहरे प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव से पहले मैदान में उतारा है। विंध्य क्षेत्र में 7 जिले और 30 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें बीजेपी के पास 25 और कांग्रेस के पास 5 सीटें हैं। लोकसभा की कुल 4 सीटें हैं और सभी पर बीजेपी का कब्जा है। जाहिर है बीजेपी मिशन 23 और 24 के लिए यहाँ से कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। विंध्य क्षेत्र में मचे सियासी उथल पुथल को लेकर पार्टी हाईकमान भी चिंतित है। यही वजह है कि अमित शाह के दौरे के 2 महीने बाद अब पीएम मोदी आ रहे हैं। इन हालात में क्या पीएम मोदी का विंध्य दौरा बीजेपी के लिए संजीवनी साबित होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल। तो मिशन विंध्य के ऊपर सबसे बड़ा भारतीय जनता पार्टी का विश्वसनीय चेहरा खुद प्रधानमंत्री मोदी आने वाले हैं। उनके इस दौरे से बहुत कुछ साधने का प्रयास बीजेपी करने वाली है। ये कितना कांग्रेस के लिए चैलेंजिंग रहेगा और कितना बीजेपी के लिए फायदेमंद रहेगा, इस पर हम सीधे बातचीत करते हैं। हमारे साथ में जो पैनल जुड़ रहा है उसमें फिलहाल गुरमीत सिंह मंगू साहब, प्रदेश महामंत्री कांग्रेस पार्टी से जुड़ गए। नमस्कार, बहुत स्वागत है गुरमीत जी आपका इस मंच के ऊपर। और सरमन नगेले साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के नाते वो इस पूरे सियासी गतिविधि पर, दशकों से होती राजनीति पर बारीक पकड़ रखते हैं। नमस्कार सरमन साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। शुरुआत सरमन जी आप ही से करते हैं। विंध्य का इलाका हमेशा से उपेक्षा की बात करता रहा। बम्पर सपोर्ट बीजेपी को करने के बावजूद इस इलाके से भारतीय जनता पार्टी क्या अलग विंध्य प्रदेश की मांग का सपोर्ट करेगी, उसका उत्तर भी सबको पता रहा है कि कैसे वो इस पर जवाब देते आए। अब ये दौरा क्या परिवर्तित कर सकता है, कितना चैलेंजिंग कांग्रेस के लिए हो सकता है? देखिए माननीय पुनीत जी, भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी विंध्य प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं, तो स्वाभाविक सा एक बात है
कि जब प्रधानमंत्री जी किसी भी क्षेत्र में, राज्य में या जिले में जाते हैं तो वहाँ के जो नागरिक हैं उनको कुछ ना कुछ वो उपहार के स्वरूप मतलब कुछ घोषणा करते हैं या किसी नई चीज का शुभारंभ, शिलान्यास या उद्घाटन करते हैं। ये उसी प्रक्रिया का हिस्सा है और इससे राज्य सरकार की जो अपनी योजनाएं चल रही है, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही है, उसका भी आम नागरिकों पर असर पड़ता है। और आम नागरिक जब कोई देश का प्रधानमंत्री किसी राज्य में, जिले में, क्षेत्र में पहुंचता है तो आम नागरिक को जो सुविधाएं मिल रही है, जो लाभ मिल रहा शासन प्रशासन की योजनाओं से, वो अपने उन नेताओं के प्रति उनके दौरे के दौरान अपना मन बनाने का काम करता है और स्वाभाविक सा एक बात है कि वो प्रभावित होता है। अब ये जो प्रभावित होने के बाद जब अभी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में जब मतदान होगा तो उसका समय अभी काफी लंबा है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट अभी लगा नहीं है, वो संभवतः अक्टूबर के फर्स्ट वीक में लगेगा और नवंबर दिसंबर में मतदान होने के बाद परिणाम आएंगे। तो उस समय देखने में आएगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का दौरा कितना सफल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब जहां तक विंध्य प्रदेश की जो आपने माननीय पुनीत जी बात कही है, देखिए अब जो छोटे छोटे जो राज्यों की जो बातें आ रही हैं, अब पुराना जो लोगों ने जो इसका जब बंटवारा हुआ है राज्यों का, चाहे उत्तर प्रदेश के राज्यों का देखें या मध्य प्रदेश का देखें या दूसरे बिहार का देखें, तो जब छोटा राज्य बन जाता है तो उसका सरमन जी, एक छोटी सी बात, क्या ये मुद्दा बन पाएगा 23 में? प्रधानमंत्री कैसे एड्रेस करेंगे आपको लगता है? देखिए, मेरा जहां तक जानकारी है कि ये जो माननीय मोदी जी आएंगे इसमें तो उसका कोई उल्लेख नहीं करेंगे। और जो आपने कहा कि मुद्दा बन पाएगा, तो माननीय नारायण त्रिपाठी जी बीजेपी से विधायक हैं, पहले भी विधायक रहे हैं वो मध्य प्रदेश विधानसभा का अभी जब सत्र संपन्न हुआ पिछले दिनों, उसमें वो अशासकीय संकल्प क्यों लेकर नहीं आए हैं? और यदि अब अभी भी सत्र एक आएगा जून जुलाई के बीच में, जुलाई अगस्त के बीच में, तो वो एक अशासकीय संकल्प लेकर आए मध्य प्रदेश विधानसभा में और विधानसभा के जितना भी जो बहुमत है उनसे वो उस पर अपना संकल्प पर अपनी मोहर लगवाए, फिर केंद्र सरकार को भेजे, तो थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है, चलिए, प्रक्रियागत लंबी चीज है, मैं और थोड़ा विस्तार से आपके पास आऊंगा। फिलहाल ब्रजेश पांडे साहब भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता महोदय भी जुड़ गए। नमस्कार पांडे साहब, बहुत स्वागत है आपका इस मंच के ऊपर। चलिए आप ही से शुरुआत करते हैं। ब्रजेश जी, आप बताएं, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और आप ही के एक नेता ने कह दिया है उस इलाके में खुलकर कि आप मुझे 30 सीटें दे दीजिए, मैं आपको पृथक विंध्य प्रदेश दे दूंगा 24 तक। क्या ये चुनौती पार कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? क्या अलग विंध्य प्रदेश की मांग पर बीजेपी का कोई स्टैंड क्लियर होगा वहां? देखिए पाठक साहब, बहुत स्पष्ट बात है। विंध्य प्रदेश की राजनीति को समझने के लिए 1956 का दौर याद करना पड़ेगा, 1972 याद करना पड़ेगा, 93 याद करना पड़ेगा और 2018 के चुनाव से देखना पड़ेगा। विंध्य क्षेत्र तो एक ऐसा इलाका रहा है जो मुनि अगस्त की तपोस्थली रहा है। मुनि अगस्त के बारे में आप जानते हैं, कभी विंध्य पर्वत उड़ा करता था। मुनि अगस्त उनके गुरु थे, उनको देखकर दंडवत हुआ और तब से वो दंडवत ही रह गया। उस जिले में विंध्य प्रदेश में 36 सीटें होती थी, अब विंध्य प्रदेश के अंदर 30 सीटें हैं, जिसमें रीवा, सीधी, शहडोल, सरी की जिले आते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018 के चुनाव में पाठक साहब हम इसमें से 24 सीटें जीतने में सफल रहे और विंध्य क्षेत्र के वजह से ही मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी पूरी किया, इसमें कोई दो नहीं। विंध्य को लेकर तब भी बातें उठती थी, विंध्य प्रदेश के पृथक विंध्य की बात को लेकर के। तब हमारे यहाँ के नेता आदरणीय श्रीनिवास तिवारी जी, अर्जुन सिंह जी, कांग्रेस में कमलनाथ जी भी बड़े नेता, कांग्रेस के प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, ये सब विंध्य प्रदेश को लेकर संवेदनशील। लेकिन जहां तक सवाल विंध्य प्रदेश को लेकर के है या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, थोड़ा सा सीधे सीधे अगर इन बातों के जवाब देंगे ब्रजेश जी, तो चर्चा को हम डायरेक्ट कर पाएंगे। क्या पृथक विंध्य प्रदेश की जो मांग आप ही के नेता कर रहे हैं, आप उसका सपोर्ट कर पाएंगे? खुलकर सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपने इतिहास बताया, लेकिन वर्तमान में चुनौती यह है कि विंध्य की उपेक्षा के आरोप आपके नेता लगाते हैं और पृथक विंध्य के लिए खुद हुंकार भर रहे हैं, जबकि पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं। हाँ पाठक जी, आपकी बात से मैं सहमत। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दृष्टि पत्र में ऐसी कोई बात नहीं है और कांग्रेस के वचन पत्र में भी ऐसी कोई बात नहीं। इंडिविजुअल कोई किसी तरह की बात करता है, चाहे वो जो भी हो, वो एक इंडिविजुअल बात मानी जाती है, लेकिन पार्टी को लेकर के तैसे दोनों पार्टी के वचन पत्र में बात नहीं। रहा सवाल विंध्य प्रदेश को लेकर के, तो
जो विकास की गति है वो विंध्य प्रदेश की गुणात्मक रूप से चलिए ये बात यहाँ भी दिख रही है कि ये बात असहज कर देती है पार्टी को भी। अब कांग्रेस की बारी, गुरमीत सिंह साहब आप बताएं कांग्रेस पार्टी क्या स्टैंड लेगी इसमें, जब आपके वहां एक नेता खुलकर कह रहे हैं कि हम यहां अलग विंध्य प्रदेश के लिए संघर्ष करना शुरू कर रहे हैं और उपेक्षा की है सत्तासीन दल ने, जबकि भरपूर सीटें लोकसभा में भी मिली सारी की सारी और विधानसभा में भी मिली। अब कांग्रेस की तरफ भी लोग देख रहे होंगे, आपका क्या स्टैंड है? देखिए हमारा स्टैंड क्लियर है कि जैसा अभी हमारे साथी ब्रजेश पांडे जी भाजपा के प्रवक्ता हम कह रहे थे, साथ ही समरन नगीले साहब बिंद की बात कर रहे थे, और जब भी कोई प्रधानमंत्री आता है तो बिंद में आए, महाकौशल में आए, उसका स्वागत है। लेकिन साथ ही सबसे बड़ी बात जो बिंद की हो रही है और नारायण त्रिपाठी जी की हो रही है, तो जिस दल में है वो भारतीय जनता पार्टी के दल में है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ही बता पाएंगे कि वो क्या करने जा रहे हैं। हमारे दल में तो है नहीं कि हम उसका जवाब दें। साथ ही वचन पत्र की बात की ब्रजेश पांडे जी ने कि कांग्रेस के और भाजपा के वचन पत्र में बातें नहीं है, तो कांग्रेस के वचन पत्र की चिंता क्यों ब्रजेश पांडे जी करें? अपने वचन पत्र की चिंता करें। हम अपने वचन पत्र की चिंता करेंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे, जब बातें आएंगी तो सामने हो जाएगा। तो कांग्रेस को इस बात की कोई चिंता हो रही है गुरमीत जी कि अब स्वयं प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उनसे बड़ा कोई चेहरा नहीं है, वे एक बड़े करिश्माई व्यक्तित्व के धनी बताए जाते हैं। आप महत्वपूर्ण आदरणीय पुनीत पाठक जी, महत्वपूर्ण बात यह है कि बिंद की धरती पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनका स्वागत है जी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, IBC 24 चैनल के माध्यम से यह बात कहना चाहता हूं कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि बिंद के अंदर अमित शाह जी 1 महीने पहले आते हैं, फिर अप्रैल में 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। कोई ना कोई बड़ी बात तो है, और बड़ी प्रमुख बात 2 हैं जो मुझे समझ में आती हैं। पहला, नगर निगम का चुनाव हुआ रीवा के अंदर, आप देख सकते हैं क्या हुआ। सिंगरौली के अंदर क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी का जहां 25 साल से कब्जा रहा, वो जो है धरती उनकी वहां से खसक गई। दूसरा, पंचायत का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, विधानसभा अध्यक्ष का बेटा हार गया। ये छटपटाहट, और लगातार अखबारों में रिपोर्टें छप रही हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा के अंदर, ये मेरे पास कल का भोपाल का ही अखबार है, इस पे लिखा हुआ है कि भाजपा के अंदर छटपटाहट बहुत तेजी से है। फिर अचानक ही जल्दी में मैहर की घोषणा थी, जिला की मऊगंज बना दिया गया। हम मऊगंज जिले का स्वागत करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता यह बता दें कि मऊगंज जिले ब्रजेश पांडे साहब आप सारी बातों के उत्तर दे दें। किसने संघर्ष किया? संघर्ष किया वहां के जनता ने, वहां संघर्ष किया वहां के समाज सेवी ने। उनकी बातों में 2 मूल बातें हैं कि आपको एक तो गृह मंत्री को लाना पड़ रहा है, प्रधानमंत्री को लाना पड़ रहा है, मतलब सब कुछ ठीक नहीं है, सीटें भले ही आपकी ज्यादा हो। देखिए पाठक साहब, बहुत अच्छी दूसरी बात महत्वपूर्ण है आदरणीय पुनीत पाठक जी, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। कांग्रेस के 1.5 साल के कार्यकाल में जो कमलनाथ जी को गलती से सत्ता मिली, लोगों ने देखा, चेहरा दिखाया गया था श्रीमती ज्योतिरादित्य सिंधिया का, और जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई तो कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री पद की ताजपोशी कर दी गई। उस 1.5 साल के कार्यकाल में जनता ने अच्छी तरीके से देखा कांग्रेस ने किस तरह जनता को लूटा। जनता के लिए जितने भी वादे किए थे, जितनी भी घोषणा पत्र में बातें थी, उसका 10% ब्रजेश पांडे जी, मेरी बात खत्म हो जाती है। ये मैं आदरणीय पुनीत पाठक जी को एक बहुत बड़ा मुद्दा देने जा रहा हूँ, एक बात पहुंचाने के लिए निवेदन करने जा रहा हूँ। देता है विंध्य प्रदेश कोई मध्य प्रदेश से या देश से अगर बनारस का हिस्सा विंध्य प्रदेश को टच करता है, माननीय मोदी जी आते हैं, ये तो गौरव की बात है, इसमें तो कांग्रेस खुश होना चाहिए। गुरमीत जी कहें, अपनी बात कहें, क्या दूसरी बात आप कहना चाह रहे हैं? प्रधानमंत्री जी आते हैं तो इसमें कांग्रेस के पेट के लोगों को, हमारे मित्रों को दर्द क्यों होता है? आश्चर्य की बात है। हमेशा ध्यान रखिए गुरमीत जी, किसी भी पार्टी का कोई भी वरिष्ठ क्यों दर्द है प्रधानमंत्री के आने का, बता दें आप भी। सर मैं पुनीत में एक अच्छी चौपाई है, वो पुनीत पाठक जी बहुत बड़ा विषय आपको देने जा रहा हूं, और आप अपनी टीम से सर्वे करा सकते हैं। जल जीवन मिशन के तहत 6000 करोड़ का भ्रष्टाचार काम होना था, जिसमें टोटल भ्रष्टाचार हो गया।
सबसे महत्वपूर्ण है कंचनपुर गांव, जहां पे ट्रायल के समय मेन सप्लाई से पानी खोला गया और वो पाइप फट गया और वो पूरे गांव खेत जो है वो पानी से भर गए, जिसमें कंचनपुर के किसान का नाम है आनंद मिश्रा। उससे आप फोन लगा के पूछ सकते हैं कि उसके खेत में पानी भरा कि नहीं भरा। दूसरा, इस बात को लेकिन ब्रजेश भाई सुनते जाइए, हैंड पंप के राइजर पाइप, मैं फोटोग्राफ दूंगा। गुरमीत जी थोड़ा पूरे बिंद की तरफ जाएं। एक सवाल का जवाब आप भी देते हैं आदरणीय गुरमीत जी। क्या किया आपने ये कहा कि भारतीय जनता पार्टी को खुद बुलाना पड़ रहा अपने बड़े क्षत्रपों को, कोई तो बात है, और आप वो बातें भी बता रहे हैं कि क्या बातें, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता खड़ी हो गई है कि अब वहां से सीधे आपका मुकाबला मोदी जी से और शाह साहब से हो रहा है? क्या आप इसमें कोई क्लियर स्टैंड नहीं रख पा रहे हैं? यदि इस मुद्दे के ऊपर खुलकर अपनी बात नहीं रख पाएंगे तो आप सियासी लाभ ले पाएंगे? क्योंकि सिंगरौली का जिक्र किया, वहां कौन सी पार्टी जीती वो भी आप भी जानते हैं। किससे सवाल है? जी गुरमीत जी से सवाल है। महत्वपूर्ण बात है पुनीत पाठक साहब, जो आपने सवाल पूछा है। जी हेलो, कहे ना, सुन रहे हैं, आपको सब सुन रहे हैं। जो आपने सवाल पूछा है जी, हमारा स्टैंड क्लियर है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर छटपटाहट है। पूरे देश के दो आदमी बिंद की धरती और माटी नापने आ रहे हैं, हम स्वागत करते हैं। हमने तो पहला एक शब्द शुरुआत किया था, हम स्वागत करते हैं। अचानक देश के दो व्यक्ति को हर एक महीने के अंदर आना पड़ा और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर से समन्वय का काम करने बिंद की धरती में पहुंचे हैं, तो आपको खुद समझना होगा। तो आपका चैलेंज बढ़ गया इससे? देश की राजधानी आपको लगता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला? हेलो, हाँ गुरमीत साहब, तो आपका चैलेंज बढ़ा ना, बड़े बड़े क्षत्रप वहां पे अब एक्टिव हो गए। जी सर, नहीं, हमारा चैलेंज बिल्कुल नहीं पड़ा। गिरीश गौतम का और राजेंद्र शुक्ला का झगड़ा सड़कों पे है। उनका बेटा चुनाव हार गया, महापौर का चुनाव। अब ब्रजेश जी की बारी, उत्तर दें ब्रजेश जी। विधानसभा के आपके आपसी झगड़े बहुत सारे हैं, अंदर ही नेता आपको बड़ी दिक्कत दे रहे हैं। ये दो बड़े क्षत्रप सब संभाल लेंगे, उनके भरोसे पूरा चुनाव जीत पाएंगे आप? पाठक साहब, रामायण में एक बहुत बड़ी चौपाई लिखा है जी, मत कीरित गत भूल भुलाई, जब जही जतन जहां जही पाई, सो जानब सत्संग प्रभावु लोकों वेदन आनु पाऊ। कैसी बातें कर रहे हैं? हमारे इनके पास जो है पिछली बार 2018 में हम लोग 24 सीटें जीत करके आए हैं। हमने एक नारा दिया है कि 200 के पार। हम लोग तो इस बार 24 की जगह 28 सीट जीतना चाह रहे हैं। विंध्य प्रदेश मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बताता है, हमारे यहाँ बहुत पोटेंशियल इस पूरे विंध्य प्रदेश में। जब बहुजन समाज पार्टी के काशीराम जी, मायावती जी, बहन जी चुनाव नहीं जीत पाए। अब एक मूल प्रश्न है, बड़ा सवाल है, जो आपने रामायण की चौपाई का जिक्र किया, वहां ये भी है कि जहां सुमति था संपत्ति नाना। सरमन साहब, जहां सुमति नहीं हो, जहां अंदर बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो पार्टी में, क्षेत्र में, क्या वहां पर बड़े क्षत्रपों का आभामंडल पूरी तरह काम कर पाएगा? बहुत सारे नेता हैं। अजय सिंह जी का अपना देखिए माननीय जी, दोनों ही राजनीतिक दल, चाहे कांग्रेस पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की, दोनों दलों में ऊपर का जो उनका हाईकमान होता है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व होता है, उनकी बात को केवल तवज्जो देते बल्कि कार्यकर्ता जमीन तक उतारने का काम भी करते। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तो कहा जाता है कि वो बहुत ही संस्कारित और शुचिता की राजनीति करती है, और उनके जो नेता का जो शब्द होते हैं उसको वो पूरा का पूरा जमीन तक उतारने का काम करते हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो दौरा रहेगा, स्वाभाविक सी बात है कि जो विंध्य प्रदेश का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, जो उसकी विचारधारा से जुड़ा हुआ मतदाता है, जो उनके नेता हैं, वो उस दौरे के माध्यम से उनमें ऊर्जा का संचार होगा। स्वाभाविक सी बात है। चलिए, आपकी बातों से भी ये स्पष्ट है कि थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, और 24 तारीख भी बहुत दूर नहीं है। गुरमीत जी भी होंगे और ब्रजेश पांडे साहब भी होंगे, फिर बैठेंगे और फिर चर्चा करेंगे कि इस दौरे का असर कितना है। कांग्रेस जो कह रही कि हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं है, तो कितना बड़ा चैलेंज वो देकर जाएंगे, और बीजेपी के अंदर जो चैलेंजेस दिख रहे हैं उनसे कितना आगे निकल पाएगी पार्टी और कितना दमदार हो पाएगी, ये देखेंगे। फिलहाल आप तीनों का शुक्रिया जो आप इस चर्चा में आए। धन्यवाद, नमस्कार।